In the context of cost of production, which of the following statement is not correct? तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ए कमोडिटी इज लो in relation to the market price. Producer would like to produce more and sell more. If production cost for a commodity is high in relation to its market price, producer would like to produce less and sell less. If production cost for a commodity is low in relation to its market price, producer would like to produce less and sell less. या none of these. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट है? Which statement appears to be incorrect one? So गलत स्टेटमेंट कौन सी लगती है? That is what we have to tell. सेवन सी, 7B, 7C, C. यस, सभी कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल नहीं है। गलत स्टेटमेंट हमने पकड़नी है। तो चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर लो है मार्केट प्राइस के मुकाबले में तो प्रोड्यूसर और सेल करना चाहेंगे, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हाई है तो कंपेयर टू द मार्केट प्राइस तो प्रोड्यूसर लेस प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर लो है कॉस्ट तो वो कम प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ये तो गलत स्टेटमेंट नजर आ रही है। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। जिनका आंसर अदर देन सी है वो चेक करेंगे कि उन्होंने आंसर सी को क्यों दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किसी भी कमोडिटी की जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है, सो विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इफ प्राइस इज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कमोडिटी डिक्लाइंस, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कमोडिटी इंक्रीजेज, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इंक्रीजेज, या ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। तो हमने पकड़ना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो कुछ होती हैं सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, सो जैसे टी एंड कॉफी है, ये सब्स्टिट्यूटेड है। कुछ होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो आपको बताना इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। सो आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी, या तो आंसर डी ज्यादा दिया जा रहा है। आंसर डी ज्यादा दिया जा रहा है। तो हम चाय कॉफी को ही ले लेते हैं। लेटर से सप्लाई ऑफ टी अफेक्ट होगी इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी डिक्लाइंस। तो इसकी सप्लाई अफेक्ट होगी अगर इसकी प्राइस डिक्लाइन करती है, तो इसकी सप्लाई अफेक्ट होगी। और प्राइस सब्स्टिट्यूट अगर इंक्रीज करती है तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो उस केस में सप्लाई ऑफ द कमोडिटी जो अफेक्ट होगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इंक्रीजेस, ये इनकम्प्लीट है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हुई? सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी टी की अगर डिक्लाइन करती है कॉफी की तो टी की सप्लाई अफेक्ट होगी। ये भी सही है और ये भी सही है, तो भी अफेक्ट होगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी इंक्रीजेज, अगर इसकी प्राइस इंक्रीज करती है कार की तो इसकी सप्लाई इफेक्ट होगी। यस, ये भी सही है। तो तीनों ही सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेट्स कैन बी एक्टिव डेट्स और पैसिव डेट्स। जो लोन है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। इनमें से ये एक्सप्लेनेशन कौन सी मैच करती है इसके साथ, इस पार्ट के साथ? एक्टिव डेट मीन्स विच वी ओ,
Passive debt means what is due to us. Passive debt means what we owe, and active debt means what is due to us. Active debt means what we owe, and passive debt means what is due to us. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको इसमें एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन लग रही है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? Question number 9, which appears to be more appropriate. कौन सी आपको ज्यादा appropriate लग रही है? So, एक वो लोन है जो हमने रिपे करने हैं, एक वो लोन जो हमने रिकवर करने हैं। तो जो हमने रिपे करने हैं उनको हम कहते हैं पैसिव, और जो हमने रिकवर करने हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव। इसकी लाइट में आप आंसर दे दीजिए। तो इसकी लाइट में जो आंसर डी है वो गलत हो जाएगा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। सो पैसिव डेट्स वो हैं जो हमने लिए हैं, एक्टिव डेट्स वो हैं जो हमने दिए हैं, जिनकी हमने रिकवरी करनी है। इसीलिए आंसर सी जो है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अर्न, अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, या अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। तो किस वैल्यू को हम कहेंगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10, which value of the bond will be called the present value of the bond? Question number 10. Yes, this is answer C, correct है। तो बॉन्ड के ऊपर जो कैश मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो कैश किसका मिलेगा? कैश मिलेगा कूपन अमाउंट प्लस फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। तो दोनों का जो टोटल है इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो बनेगी तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11, बॉन्ड इश्यूड विद फेस वैल्यू ₹20,000, 12% कूपन है और 3 साल उसका रीपेमेंट और उसका मैच्योरिटी पीरियड है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। बॉन्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कैलकुलेट कर दीजिए। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड? कर दीजिए कैलकुलेट क्विकली। Question number 11. So we got answer B. Question number 11, answer B। अभी एक आंसर आया है। I'm waiting for other answers. So 11B, second answer is B, third answer is also B। कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हिंट मैंने आपको बना के दे दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बस वो बता दीजिए। सो 11B, यस, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी दिस मच। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, करंट यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की। तो इनमें से किस फॉर्मूले को यूज करेंगे?
करंट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, कूपन ऑन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, कूपन ऑन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, करंट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, तो करंट यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So question number 12, C, all answer C so far. Yes, बाकी के स्टूडेंट्स का आंसर क्या है? C, all C, वेरी करेक्ट, गुड। तो आंसर विल बी सी। सो कूपन इंटरेस्ट को हम ले लेंगे, करंट मार्केट प्राइस के साथ डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन लिखिए क्विकली। सो फेस वैल्यू 10,000, कूपन रेट 8%, कूपन रेट 8%, तो परचेज प्राइस है 10,270 की, तो उसका करंट यील्ड कितना होगा कैलकुलेट कर दीजिए। व्हाट विल बी करंट यील्ड? सो कैलकुलेट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर को। व्हाट विल बी करंट यील्ड? So one answer 7.789%, 7.789, 7.789, 7.789. Yes, it should be correct. 8% से ये कम रहेगी, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। तो हमने कूपन अमाउंट हमारे पास है 800 का, डिवाइड किया हमने 10 to 70 के साथ, एंड आई थिंक मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जो आपने लिखा उसी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। राउंड करके लिखना तो फिर ये आंसर आ जाएगा। अगर राउंड करेंगे तो 7.78 ना लिख करके आंसर विल बी 7.79। चलिए अगला क्वेश्चन। 10% 6 ईयर बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, परचेज उसका है 900 का, इसकी यील्ड टिल मेच्योरिटी कितनी है? व्हाट इज इट्स YTM? इसकी यील्ड टिल मेच्योरिटी कितनी है? कैलकुलेट यील्ड टिल मेच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 13, कल को ABM की प्राइस कल क्लास नहीं करेंगे, कल को BFM की कोई केस स्टडी करेंगे। सो देयर विल बी सम केस स्टडी क्लास फॉर BFM टुमारो, इसी स्लॉट के अंदर। तो मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दीजिए, क्या बनता है? So 13 का आंसर दिया है A। लेट अस सी अदर आंसर्स। दूसरा आंसर भी A है। यस, आंसर A इज अ करेक्ट आंसर। आंसर A करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपने शॉर्टकट मेथड यूज किया या कि लॉन्ग कट मेथड यूज किया? विच मेथड डिड यू यूज, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट। तो बॉन्ड की जो वैल्यू है फेस वैल्यू से कम होगी, फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, इक्वल होगी फेस वैल्यू को, या जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 14। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम कहते हैं YTM को, इट इज लेस देन द कूपन रेट। तो उस केस में क्या रहेगा? बॉन्ड की वैल्यू
फेस वैल्यू से कम रहेगी, ज्यादा रहेगी या बराबर रहेगी, जो मैच्योरिटी वैल्यू उसके बराबर रहेगी। यस करेक्ट, बी मोर देन फेस वैल्यू, ये फंडा है। और अगर वाईटीएम ज्यादा है तो इट विल बी लेस देन द फेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन वाईटीएम एंड कूपन रेट ऑफ ए बॉन्ड लॉन्गर द टर्म टू मेच्योरिटी, तो अगर वाईटीएम चेंज होती है तो वो चेंज स्मॉलर होगी कि लार्जर होगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। सो फॉर ए गिवन डिफरेंस बिटवीन वाईटीएम, सो वाईटीएम लेट अस से 12% है, कूपन 11% है, तो गिवन डिफरेंस हो गया हमारे पास 1% का। सो अगर इसकी पर्टिकुलर मेच्योरिटी की अगर ये 3 साल का है, अगर ये मेच्योरिटी 5 साल की हो जाती है तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट शैल बी द आंसर? सॉरी ये नहीं बताना, प्राइस की चेंज बताना है हमें। सो ये चेंज ग्रेटर रहेगी, ग्रेटर विल बी चेंज इन द प्राइस, प्राइस की चेंज से ये ग्रेटर रहेगी जब तक वाईटीएम ज्यादा है और ये कम है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो करेक्ट। A change in YTM affects the price of a bond with YTM more than it does the price of the bond with, तो लोअर और हायर YTM की बात है यहाँ पे, तो कौन सा कहाँ फिट बैठेगा, दिस व्हाट वी हैव टू डिसाइड। सो वी हैव टू fill in the blanks. Question number 16. सो रूल क्या कहता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। बॉन्ड की जो थ्योरम्स हैं प्राइमरली रूल वहां से पिकअप किया गया है। ए चेंज इन द YTM अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड विद हायर YTM मोर देन इट डज प्राइस ऑफ ए बॉन्ड विद लोअर YTM, तो आंसर हमारा बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जाने से पहले, लाइक डिस्चेज्ड बॉन्ड विद फेस वैल्यू 1000, कूपन 8% का, मेच्योरिटी 6% की है। YTM अगर 1% से इंक्रीज करती है तो चेंज प्राइस बॉन्ड कितनी रहेगी? सो बॉन्ड की प्राइस में जो चेंज आएगी कितनी रहेगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। यहां इसको हटा देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो एक्स ने बॉन्ड परचेज किया, फेस वैल्यू गिवन है, कूपन 8% का है, मेच्योरिटी 6 साल की है, YTM 1% इंक्रीज कर जाती है, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड इतने अमाउंट से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इतने अमाउंट से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। तो एक बात तो तय है कि YTM अगर इंक्रीज करती है तो प्राइस डिक्रीज करेगी, तो यानी हमारा आंसर या तो बी होगा या हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी कितने अमाउंट से? सो बॉन्ड की प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है प्राइमरली। सो कैलकुलेट प्राइस ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड की जब प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में क्योंकि YTM इंक्रीज किया है तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों में डिफरेंस 44.83 का होगा, यानी बॉन्ड की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो होगी, इसको माइनस किया 17,55,955, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी बॉन्ड की, जिसके बेसिस के ऊपर आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए केस स्टडी हम करेंगे लेकिन अगले सेशन में करेंगे।